हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय यूनिक एकेडमी। फ्रेंड्स, मैंने कुछ समय पहले आपको बनारस पढ़ाना शुरू किया था, बनारस चैप्टर। ओके, तो बीच में मैंने इसको रोक दिया था। इसके साथ 2 पार्ट आ चुके थे। ये लेसन थोड़ा सा बड़ा था, मैंने कहा था इसको कई पार्ट में पढ़ाऊंगा, लेकिन बीच में मैंने इसको रोक दिया क्योंकि टाइम भी नहीं था और अभी भी टाइम है नहीं। लेकिन बहुत ज़्यादा स्टूडेंट का, बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स का कमेंट आ रहा है कि सर इसको पूरा करा दीजिए, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि इस लेसन को पूरा करा दूँ, थोड़ा थोड़ा सही लेकिन पढ़ा दूँ। ओके, तो आज से मैं फिर से इस लेसन की शुरुआत करूँगा। मतलब जहाँ से हमने छोड़ा था वहाँ से पढ़ना है, शुरू से एकदम नहीं पढ़ाऊँगा। ओके, मतलब 2 पार्ट में जहाँ तक मैंने पढ़ा दिया था उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो मैंने इस पर एक समरी भी बनाई है, समरी आप पहले देख लीजिए। ओके, समरी देख लेंगे तो आपको लेसन वैसे समझ में आ जाएगा। एल्डेक्स हक्सले और उनके कुछ फ्रेंड्स भारत घूमने आए थे, वाराणसी में खासकर घूमने आए थे। और उस समय वाराणसी में मतलब महोत्सव चल रहा था, सूर्य ग्रहण का दिन था, उस दिन सूर्य ग्रहण भी लगना था, उसी दिन की बात यहाँ पर की गई है। ओके, तो हम लोग चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, आप दोनों पार्टों को देख लीजिए पिछले वाले, ताकि कनेक्ट करने में प्रॉब्लम ना हो, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे कि मैं कहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ। तो मुझे पढ़ाना था आपको यहाँ से। ओके, एंड नाउ द डे, यहाँ से मुझे पढ़ाना था, इसके पहले मैंने पढ़ा दिया है। ओके, तो दोनों पार्टों को देख लीजिए, फिर आप कनेक्ट हो जाएंगे। देखिए, एंड नाउ द डे एंड द आवर हैड कम, एंड और नाउ अब, द डे वो दिन, एंड और द आवर वो घंटा यानी वो समय, हैड कम आ गया था, यानी कि सूर्य ग्रहण लगने का समय हो गया था। वही कह रहा है कि एंड और नाउ द डे, वो दिन, एंड द आवर और वो समय, अब हैड कम आ गया था, अब वो दिन और समय आ गया था। एंड नाउ द डे एंड द आवर हैड कम। अब क्या होने वाला था, देखिए, द सरपेंट वॉज अबाउट टू स्वेलो द सन। द सरपेंट, सरपेंट का मतलब सांप, वॉज अबाउट टू स्वेलो, स्वेलो का मतलब क्या होता है, निगलना। वॉज अबाउट टू का मतलब होता है होने वाला, तो स्वेलो का मतलब निगलने, यानी निगलने वाला था। द सन, सूरज को, यानी सूर्य को सर्प निगलने वाला था। अब भाई हमारे ग्रंथों में ऐसा माना जाता है, भारतीय संस्कृति समाज में, कि जो राहु है, राहु, आपने सुना होगा राहु केतु, सूर्य को ये खा लेते हैं, निगल लेते हैं, ऐसा माना जाता है। तो राहु को सर्प कहा गया हमारे पौराणिक ग्रंथों में। ओके, पौराणिक ग्रंथों में राहु को सर्प कहा गया है, सांप कहा गया है। तो वही राहु जो है वो सूर्य को निगलने वाला था। कहते हैं ना, राहु केतु सूर्य भगवान को ग्रहण कर लेंगे, मतलब निगल जाएंगे। तो अब वो दिन और समय आ गया था कि जब द सरपेंट वॉज अबाउट टू स्वेलो द सन, राहु जो है यानी सांप जो है वो सूर्य भगवान को निगलने वाला था। अब देखिए, ये जो ब्रैकेट में है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना है, ये लाइन थोड़ी सी कठिन है। जहाँ तक मैं ब्रैकेट में बात करूँगा, ओके, जब तक मैं ब्रैकेट में बात करूँगा वो थोड़ा सा आपको समझना है। देखिए, इट वॉज अबाउट टू स्वेलो हिम इन सुमात्रा, निगलने वाला कहाँ था, सुमात्रा में। इट वॉज ये था, अबाउट टू स्वेलो निगलने वाला, हिम उसे, यानी कि किसे, सूर्य भगवान को। यानी सांप जो सूर्य भगवान को निगलने वाला था वो कहाँ निगलने वाला था, सुमात्रा में। अब सुमात्रा कहाँ है, इंडोनेशिया। ओके, इंडोनेशिया का एक द्वीप है सुमात्रा, तो वहाँ पर वास्तव में सूर्य ग्रहण वहाँ लगने वाला था। लेकिन हम लोग चूँकि भारत में भी मानते हैं उस समय कि भारत, भले ही भारत में दिखे ना सूर्य ग्रहण, भारत में बहुत थोड़ा सा दिखता है, लेकिन निगलने वाला पूरा का पूरा कहाँ था, सुमात्रा में। यानी कि पूरा का पूरा सूर्य ग्रहण कहाँ दिखने वाला था, सुमात्रा में। एट एनी रेट, किसी भी कीमत पर, किसी भी कंडीशन में, ये जो सर्प था ये सूर्य को सुमात्रा में निगलने वाला था। ओके, इट वॉज अबाउट टू स्वेलो, वो निगलने वाला था। इट मतलब सांप, हिम मतलब सूर्य को, यानी सूर्य को निगलने वाला था इन सुमात्रा, सुमात्रा में। एट एनी रेट, किसी भी कीमत पर, मतलब किसी भी कीमत पर राहु सुमात्रा में सूर्य को निगलने वाला था। यानी सूर्य ग्रहण कहाँ लगने वाला था पूर्ण रूप से, सुमात्रा में। एट बनारस,
एट बनारस इट वुड डू नो मोर, ये अधिक नहीं होगा। अब देखिए यहाँ ये लाइन जो है यही आपको समझना है, क्योंकि ये थोड़ा सा उल्टा सीधा लिखा हुआ है। जहाँ पर मोर देन आ जाता है ना, यहाँ पर समझने वाली बात हो जाती है। देखिए एट बनारस, बनारस में इट वुड डू नो मोर, अधिक नहीं होगा। इट वुड डू, देखिए डू का मतलब करेगा या करना, नो मोर, नो मोर का मतलब अधिक नहीं, मोर का मतलब अधिक, नो मतलब नहीं, अधिक नहीं होगा बनारस में देन की अपेक्षा, निब्बल मतलब कुतरना, यानी कुतरने की अपेक्षा, इम्परसेप्टिबली एट द एज ऑफ द डिस्क। अब यहाँ पर देखिए इम्परसेप्टिबली कुछ भी लिखा है, बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती, इम्परसेप्टिबली, ओके। तो इम्परसेप्टिबली मतलब होता है अदृश्य रूप से। अदृश्य का मतलब क्या, जो दिखे ना, ये लाइन समझनी है। अदृश्य मतलब जो दिखे ना, क्योंकि भारत में सूर्य ग्रहण नहीं दिख रहा था, फिर भी लोग मानते थे कि सूर्य ग्रहण लगा है, क्योंकि हमारे हम मान्यता है भैया ना, हम, मैंने बताया था ना कि हम आत्मा की आंखों से देखते हैं, विश्वास रूपी आंखों से देखते हैं, ओके। सूर्य भगवान दिखें चाहे ना दिखें, हम मान लेते हैं। तो एट द एज ऑफ द डिस्क, डिस्क का मतलब होता है ये डिस्क है, ओके, गोल आकार का जो होता है, डिस्क मतलब पहिया। तो सूर्य किस आकार का होता है, पहिया। तो पहिया का जो एज है, देखिए एज ऑफ द डिस्क, यानी डिस्क का एज, एज का मतलब किनारा, वो थोड़ा थोड़ा कुतर रहा था अदृश्य रूप में। कौन कुतर रहा था, राहु। मैं यहाँ पर थोड़ा इसलिए समय ले रहा हूँ क्योंकि ये समझाना जरूरी है, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। देखिए ये होता है पहिया। अब पहले मैं आपको सबरे समझा देता हूँ, फिर पढ़ाता हूँ, तब समझ में आएगा। ये मान लीजिए सूर्य भगवान है, पहिया है, ओके, डिस्क है, और इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे राहु कुतर रहा है। निब्बल का मतलब क्या होता है, ये देखिए, निब्बल का मतलब कुतरना। इम्परसेप्टिबली मीन्स अदृश्य रूप से, यानी कि भारत में दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन हम फिर भी मान रहे थे कि सूर्य भगवान को, यानी कि डिस्क को, डिस्क की यहाँ किससे तुलना की गई है, सूर्य भगवान से, क्योंकि डिस्क भी गोल, सूर्य भगवान भी गोल। तो सूर्य भगवान को जो एज है, यानी किनारा है सूर्य भगवान का, वो कुतर रहा था। कौन, राहु। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता था भारत में, इसीलिए यहाँ पर पहले लिख दिया एट बनारस, बनारस में इट वुड डू नो मोर, कुछ अधिक नहीं करेगा सिवाय कुतरने के, देन निब्बल मतलब सिवाय कुतरने के। देन का मतलब क्या होता है, सिवाय या अपेक्षा भी होता है, ओके। देन सिवाय, निब्बल मतलब कुतरने के, इम्परसेप्टिबली मतलब अदृश्य रूप से, एट द एज ऑफ द डिस्क, डिस्क के किनारे को, यानी कि भारत में अदृश्य रूप से सूर्य के किनारे को कुतरने के अलावा और ज़्यादा राहु कुछ नहीं करेगा। पूरा निगलेगा नहीं, सिर्फ थोड़ा सा कुतरेगा, यानी कि थोड़ा बहुत दिखेगा भारत में, और बाकी पूरा काम कहाँ होगा, सुमात्रा में। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा, ओके। मैंने बहुत मतलब 3-4 मिनट यहीं पर दे दिया, ओके। एट बनारस, बनारस में इट वुड डू नो मोर, ये अधिक नहीं करेगा, देन सिवाय, निब्बल कुतरने के, इम्परसेप्टिबली मतलब अदृश्य रूप से, एट द एज ऑफ द डिस्क, डिस्क के किनारे को, यानी डिस्क के किनारे को थोड़ा सा कुतरने से ज़्यादा कुछ नहीं करेगा भारत में। अब देखिए, अब आपको समझ में आ गया होगा, इतना समझाया मैंने। लिटरेचर में यही होता है और मेरा पढ़ाने का तरीका भी यही है। अब देखिए द सरपेंट, सांप यानी कि राहु, सरपेंट किसके लिए आया, राहु के लिए। द सरपेंट, अब देखिए ये जो है 2 कॉमा के बीच में, एक कॉमा यहाँ है, एक कॉमा यहाँ है, देखिए 2 कॉमा है ना, तो 2 कॉमा के जो बीच में रहता है उसको हम या तो पहले पढ़ लेते हैं बाद में, तो हम पहले पढ़ लेते हैं इसको। वन शुड से, यानी लोग कहते हैं, लोग कहते हैं, द सरपेंट वॉज गोइंग। अब देखिए, अब इसको यहाँ से जोड़ना है, हमने इतना पढ़ लिया पहले। वन शुड से, लोग कहते हैं, द सरपेंट सांप, वॉज गोइंग जा रहा था, टू ट्राई टू स्वेलो द सन, सूर्य को निगलने का प्रयास करने, यानी कि सूर्य को निगलने जा रहा था। जब राहु ने सूर्य को कुतरना शुरू किया, उससे ज़्यादा हालांकि वो कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन जब उसने कुतरना शुरू किया तो लोग कहने लगे, वन शुड से का मतलब क्या, लोग कहते हैं, कहने लगे कि द सरपेंट वॉज गोइंग,
सरपेंट मतलब सांप जा रहा था, टू ट्राई प्रयास करने, टू स्वैलो निगलने का, द सन मतलब सूर्य को। लोग कहने लगे कि सूर्य भगवान को निगलने का प्रयास करने जा रहा है, यानी कि सूर्य भगवान को राहु निगलने जा रहा है। समझ में आ गया होगा ब्रैकेट वाला पूरा का पूरा। ओके। ए मिलियन ऑफ मैन, ए मिलियन ऑफ मैन मतलब लाखों लोग। 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? 10 लाख, यानी 10 लाख लोग मान लीजिए, वही लाखों लोग कह सकते हैं आप। ए मिलियन ऑफ मैन एंड वुमेन, लाखों संख्या में औरत और आदमी। देखिए आदमी और औरत यानी महिला और पुरुष कह लीजिए, स्त्री पुरुष कह लीजिए, क्योंकि उत्सव में कौन जाता है भाई? बच्चे जाते हैं, महिला पुरुष जाता है। तो वही करे ए मिलियन ऑफ मैन एंड वुमेन, यानी लाखों की संख्या में आदमी और औरत हैड कम आए थे, टुगेदर साथ साथ, एट बनारस, बनारस में, टू असिस्ट सहायता करने, असिस्टेंस, असिस्टेंस मतलब क्या होता है? सहायता, इसी से बना असिस्टेंट, कहते हैं ना ये मेरा असिस्टेंट है, यानी मेरा सहायता करने वाला व्यक्ति है। तो क्यों आए थे लाखों लोग बनारस में? टू असिस्ट सहायता करने, द लाइट प्रकाश ऑफ हेवन, स्वर्ग के प्रकाश का। अब स्वर्ग का प्रकाश यानी आसमान का प्रकाश कौन होता है? हेवन का मतलब स्वर्ग भी होता है, हेवन का मतलब आसमान भी होता है, यानी आसमान का प्रकाश किसे कहा गया है? देखिए द लाइट ऑफ हेवन, लाइट ऑफ हेवन की सहायता करने आए थे। तो लाइट ऑफ हेवन मतलब सूर्य देवता। ओके, क्योंकि वो आसमान में होते हैं और प्रकाश देते हैं, तो इसलिए उनको लाइट ऑफ हेवन कहा गया है। तो उनकी सहायता करने आए थे, अगेंस्ट के खिलाफ, हिज एनिमी, उनके शत्रुओं के खिलाफ। समझ गए ना? लाखों लोग बनारस में आए थे सूर्य भगवान की सहायता करने, किसके खिलाफ? उनके शत्रु यानी राहु केतु के खिलाफ। अब सहायता कैसे कर पाएंगे? सहायता ऐसा माना जाता है हमारे ग्रंथों में, भारतीय ग्रंथों में ऐसा माना जाता है कि जब लोग गंगा में स्नान करते हैं तो सूर्य देवता की सहायता हो जाती है, यानी राहु केतु सूर्य देवता को छोड़कर भाग जाते हैं। ऐसा माना जाता है हमारे ग्रंथों में कि अगर हम भारतीय गंगा में स्नान करेंगे तो हमारे सूर्य देवता को सहायता मिलेगी, फ़ायदा मिलेगा। इसलिए लोग आए थे लाखों की संख्या में गंगा में स्नान करने, और स्नान करके वो क्या करेंगे? असिस्ट करेंगे, किसकी? द लाइट ऑफ हेवन, यानी कि स्वर्ग के देवता की सहायता करेंगे, किसके खिलाफ? अगेंस्ट हिज एनिमी, सूर्य भगवान के दुश्मनों के खिलाफ। ओके, और साथ में किसके रहेंगे? लाइट ऑफ हेवन के, और खिलाफ में उनके दुश्मनों के। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो देखिए इतनी लाइन समझाने में 10 मिनट लग गए मुझे। मैंने कहा था थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, ओके, ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा आपको। फिर आगे देखिए, द घाट्स गो डाउन इन फॉरलॉन्ग वाइड फ्लाइट्स ऑफ स्टेप्स टू द रिवर which lies like a long arena at the foot of enormous tires of seats। यहाँ ये टायर्स नहीं होगा, टीयर्स होगा। ओके, टायर्स नहीं, टायर्स मतलब टायर होता है जो आप पहिए में लगाते हैं, लेकिन टीयर्स का मतलब अभी मैं बताऊंगा आगे, तो ध्यान में रखना, टायर्स नहीं टीयर्स होगा। देखिए द घाट्स गो डाउन, जो घाट्स, घाट्स का मतलब क्या होता है? घाट, जैसे होता नहीं भाई बनारस में 80 घाट और कई घाट हैं, मतलब बनारस में बहुत घाट हैं, अयोध्या में भी कई घाट है, राम घाट, हनुमान घाट, श्याम घाट, ऐसे मतलब नदियों के किनारे घाट का नाम दिया जाता है जहाँ पर लोग अक्सर स्नान वगैरह करते हैं, नहाते हैं। ओके, जैसे नदी का कुछ एरिया होता है जहाँ पर लोग स्नान करने लगते हैं तो धीरे धीरे उसको कोई नाम दे देते हैं। मान लीजिए वहाँ पर राम ने कभी नहाया था तो उसको राम घाट, श्याम ने नहाया था तो श्याम घाट, 80 घाट, ऐसे पता नहीं कितने घाट हैं। आप वाराणसी में जाएंगे कभी तो देखिए। तो जो घाट्स थे गो डाउन, नीचे की ओर जाते थे। गो मतलब जाते थे, डाउन मतलब नीचे की ओर। अच्छा, घाट्स कभी आपने देखा है? कभी जाइए वाराणसी में या किसी अयोध्या में कहीं भी जाइए तो घाट्स जो होते हैं वो सीढ़ी नुमा बने होते हैं, ऐसे नीचे की ओर जाते हैं। नदी थोड़ी नीची होती है, ओके, तो नीचे की ओर आप ऐसे जाते हैं ऐसे, और घाट्स ये ऐसे सीढ़ियाँ बनी होती हैं, और यहाँ ऐसे नदी आपकी बहती है तो यहाँ से उतर के आप जाते हैं नीचे। ओके, तो घाट्स जो थे वो नीचे की ओर जा रहे थे। इन फॉरलॉन्ग वाइड, वाइड का मतलब विस्तृत, और फॉरलॉन्ग का मतलब होता है 220 गज। ओके,
220 गज को हम कहते हैं फॉरलॉन्ग, यानी कि एक नाप है, यानी इतनी चौड़ाई में वो घाट फैले हुए थे। समझ लीजिए, जो घाट थे वो नीचे की ओर जा रहे थे और उनका विस्तार कितना था, लगभग 220 गज चौड़ा। वाइड का मतलब क्या होता है, फैलाव, विस्तार या चौड़ाई। ओके, फॉरलॉन्ग वाइड मतलब 220 गज। अब यहाँ पर एक नहीं दिया है कि ए फॉरलॉन्ग, बी फॉरलॉन्ग, मतलब वो कई एकड़ हो सकता है, उसने बस फॉरलॉन्ग लगा दिया है कि एक जो फॉरलॉन्ग होता है वो 220 गज का होता है। तो जो घाट थे, आप इस तरह बोल सकते हैं, जो घाट थे वो लगभग 220 गज तक फैले हुए थे। फ्लाइट्स ऑफ स्टेप्स टू द रिवर, किस रूप में, फ्लाइट्स ऑफ स्टेप्स। फ्लाइट्स का मतलब होता है समूह, स्टेयरवे ऑफ स्टेप्स का मतलब सीढ़ियाँ। ओके, जैसे ऐसे तो होता है भाई, ऐसे घाट होता है, तो एक एक को अगर हम देखेंगे, जैसे ये जो हमारा है स्टेप 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 स्टेप, ये सब स्टेप है, लेकिन जब हम इसको मिला लेंगे तो ये हमारा हो जाता है फ्लाइट्स। इसको बोलते हैं स्टेयरवे, सीढ़ी वाला रास्ता। तो पूरे को मिला करके हम क्या बोलते हैं, स्टेयरवे। अब यहाँ पर आपको समझना है, तो घाट्स नीचे की ओर विस्तृत रूप से सीढ़ियों के माध्यम से नदी तक फैले थे। फ्लाइट्स ऑफ स्टेप्स का मतलब सीढ़ी, स्टेप्स का मतलब क्या होता है, कदम, या अभी मैंने आपको बताया कि कैसे स्टेप बनता है, तो ऐसे तो खुलता है। ओके, तो इसी के समूह के रूप में घाट नदी तक फैले हुए थे। अब आपको समझ में आ गया होगा। द घाट्स गो डाउन इन फॉरलॉन्ग वाइड फ्लाइट्स ऑफ स्टेप्स टू द रिवर। घाट्स जो थे वो विस्तृत सीढ़ियों के रूप में नदी तक फैले हुए थे। विच लाइज लाइक ए लॉन्ग एरेना, विच लाइज जो पड़ा हुआ था, लाइक ए लॉन्ग एरेना एक बड़े अखाड़े की तरह। वो घाट किसकी तरह लगता था, एक बड़े अखाड़े की तरह लगता था। एरेना का मतलब अखाड़ा। एट द फुट ऑफ इनॉर्मस टीयर्स ऑफ सीट्स, एट द फुट का मतलब पैरों पर, ऑफ द इनॉर्मस टीयर्स भयानक, इनॉर्मस का मतलब विशाल, टीयर्स का मतलब स्तर ऑफ सीट्स। सीट्स का मतलब क्या होता है, सीट, सीट का मतलब सीट जहाँ पर बैठा जाता है, यानी कि सीट के भयानक स्तर के पैरों पर वो अखाड़ा बना हुआ था। कौन सा अखाड़ा, घाट। अब यहाँ आप समझे नहीं ना, चलिए इसको भी समझा देते हैं। टीयर्स का मतलब क्या होता है, टीयर्स का मतलब होता है स्तर। जैसे आप क्रिकेट मैदान देखिए तो भाई एक टीयर्स ये होता है, यहाँ पर ऐसे चेयर्स लगी होंगी, यहाँ पर बैठे होंगे, उसके नीचे एक टीयर्स होता है, उसके नीचे एक टीयर्स, उसके नीचे टीयर्स, ऐसे चारों तरफ बना होता है, तो ये टीयर्स हुआ। यहाँ पर ऐसे कुर्सियाँ लगी होती हैं। ओके, तो ऐसे सीढ़ियाँ भी तो ऐसी होती हैं नदी के किनारे, तो उन्हीं को कहा गया। ओके, देखिए टीयर्स ऑफ सीट्स का मतलब सीटों का स्तर बना हुआ था। इनॉर्मस का मतलब बहुत विशाल, और फुट का मतलब इसके पैर के पास, यानी इसके सबसे निचले हिस्से में जो सीटें लगी हुई थी, जो स्तर बना हुआ था ऐसे। ओके, ये स्तर बना हुआ था, तो इसके नीचे, फुट का मतलब इसके नीचे क्या था, अखाड़ा था, क्योंकि मैदान कहाँ होता है, नीचे ही तो होता है, और चारों तरफ ऐसे एकदम सीढ़ियाँ बनी रहेंगी। ओके, और नीचे अखाड़ा था, एरेना। वही कह रहा है, विच लाइज जो पड़ा हुआ था, लाइक ए लॉन्ग एरेना एक अखाड़े की तरह, एक विशाल अखाड़े की तरह, एट द फुट ऑफ द इनॉर्मस टीयर्स ऑफ सीट्स, यानी कि सीट के विशाल स्तर के पैरों में, यानी कि उसके पास, उसके नीचे। मैंने कुछ ज़्यादा ही समझा दिया, आपका टाइम बहुत ज़्यादा किल हो गया होगा, लेकिन क्या करें। फिर है द टीयर्स वर थ्रोन्ड टुडे, यानी कि जो पूरी की पूरी स्तर थी, सीटों का जो समूह था, स्तर था, वो थ्रोन्ड का मतलब भरा हुआ था, क्राउडेड था एकदम, लोग वहाँ पर सीढ़ियों पर बैठे हुए थे। यहाँ टीयर्स का मतलब क्या हो गया, जो ऐसे सीढ़ियाँ हैं चारों तरफ से, मतलब दोनों तरफ से बनी है, तो उस पर लोग खूब एकदम बैठे हुए थे, चढ़े हुए थे। द टीयर्स वर थ्रोन्ड टू दे, पूरी की पूरी सीढ़ियाँ भरी हुई थी,
लोगों से। फ्लोटिंग ऑन द गंगाज, गंगा में नहाते हुए यानी तैरते हुए। वी लुक्ड अप, हमने ऊपर देखा। एट द एकर्स, अपॉन एकर्स ऑफ ह्यूमैनिटी, मैंने देखा उस पूरे एकड़, एकड़ मतलब क्या होता है एकड़, ओके, यानी कि जो पूरा का पूरा टीयर्स था वो एकड़ में फैले था और वहाँ पर एकर्स ऑफ ह्यूमैनिटी थी, बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग थे। ह्यूमैनिटी का मतलब मानव समूह, यानी कि अगर आप नदी में तैरेंगे तो जो सीढ़ियाँ होंगी वो आपसे ऊपर होंगी, तो वही कह रहा है बी लुक्ड अप, हमने ऊपर देखा। एट द एकर्स, अपॉन एकर्स ह्यूमैनिटी, मतलब लाखों की संख्या में लोग मौजूद थे, वहाँ पर मानव समूह मौजूद था, हमने तैरते हुए देखा। ये कौन कह रहा है? एल्डक्स हक्सले कह रहे हैं। ओके, तो देखिए इतना पढ़ाने में लगभग आपका 16 से 17 मिनट चला गया। तो शुरुआत फ़िलहाल आज मैंने कर दी है। यहाँ थोड़ा ज़्यादा पढ़ाना था, मतलब समझाना था, इसलिए टाइम लग गया। अब ऐसा नहीं कि सब जगह आपको टाइम देना है, ओके। अब जो लाइनें कठिन होती वहीं पर थोड़ा सा समय लगता है। बाकी आज हम इतना ही पढ़ाएंगे क्योंकि समय ज़्यादा हो चुका है। और वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।